This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी दिनांक 12 दिसंबर 2020 माधव निदानं संप्राप्ति टीका शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। असत्यांच संप्राप्तो पूर्वरूपादिप्रतीतस्यापि व्याधेः चिकित्सोपयोगिनो अंशांशविकल्पना बलकालादेः अप्रतीतेः चिकित्सा विशेषेण न स्यात्। तभी अगर संप्राप्ति बताई नहीं होती तो बाकी पूर्व रूप वगैरह से भी जिसके बारे में ज्ञान हो गया है व्याधि का, फिर भी उसके बारे में जो चिकित्सा के उपयोगी अंशांश विकल्पना वगैरह बल काल इसके बारे में पता नहीं रहेगा तो चिकित्सा विशेषो न स्यात्, तो चिकित्सा विशेष उसमें से प्राप्त नहीं होगा और हम भली भांति चिकित्सा कर नहीं पाएंगे इस प्रकार से। तो ये चिकित्सा के दृष्टि से बता रहे हैं और वास्तव में अभी विषय चल रहा है रोग के ज्ञान का उपाय इस प्रकार का। तो मूल सूत्र के अनुसार रोग के ज्ञान के लिए संप्राप्ति का ज्ञान होना जरूरी है। इन्होंने सिर्फ रोग की चिकित्सा के लिए संप्राप्ति का ज्ञान होना जरूरी है, विशेषतः अंशांश विकल्पना जो है बल काल वगैरह की उसके बारे में जानकारी हो, इसलिए ये इनका कहना है कि संप्राप्ति कहना जरूरी है। तो मूल सूत्र के अनुसार देखा जाए तो रोग निदान के लिए संप्राप्ति किस प्रकार से आवश्यक है इसके बारे में कुछ बहस होनी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल हुआ है ऐसे कि संप्राप्ति यानी कि केवल व्याधि जन्म इस प्रकार का माना गया है और दोषित कर्तव्यता जो है, दोष व्यापार जो है वो कारण में लिया गया है। तो पूर्व रूप तक दोषों का व्यापार इस प्रकार का है। स्थान संशयन क्रोधा भावी व्याधि प्रबोधकम दोषा कुर्वन्ति यम लिंगम। तो दोष जो लिंग निर्माण करते हैं वो पूर्व रूप है। यद्यपि पूर्व रूपानंतरम संप्राप्ति और सही मायने में पूर्व रूप के बाद संप्राप्ति निर्माण होती है और फिर संप्राप्ति होती है यानी कि व्याधि जन्म होता है और तथाविध दोष दूष्य समर्चनावस्था विशेषो द्वारादि रूपो व्याधि तत्कार्याचार्य समूर्थना विशिष्ट दोष दूष्य समूर्थना विशिष्ट व्याधि है और अरुचि वगैरह जो लक्षण है वो उसके कार्य इस प्रकार के हैं।
तो अगर हम काल दृष्टया इस सभी को देखेंगे तो जो भी कारण होते हैं उससे दोष प्रकोप या धातुओं की स्रोत की दृष्टि इस प्रकार की होती है। फिर दोष दुष्ट समूर्छना बनती है और विशिष्ट रोग के पूर्व रूप निर्माण होते हैं। अब ये पूर्व रूप निर्माण होते हैं वो विशिष्ट रोग को जाहिर करने वाले, स्पष्ट करने वाले इस प्रकार से है। और फिर संप्राप्ति होती है यानी कि व्याधि जन्म होता है। और फिर उसके आगे जो है रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, साध्या साध्यत्व वगैरह इसके बारे में जिक्र होता है। तो संप्राप्ति का केवल महत्व व्याधि जन्म होना इतना ही सीमित है क्या? और ये मत बहुत स्ट्रांग है। यथा दुष्टेन दोषेण यथा चान विसर्गता निवृत्ति रामये स्यासु, ये वाग्भट ने जो लिख दिया, ये दोषों का व्यापार भी संप्राप्ति में समाविष्ट कर दिया। और इसलिए रोगोत्पादक हेतु निदानम, ये जो निदान की व्याख्या आगे बताई जाएगी उसमें सेति कर्तव्यता को रोगोत्पादक हेतु निदानम ये एक व्याख्या बताई गई है। तो ये सेति कर्तव्यता कहा, ये पद क्यों डालना पड़ा वगैरह वगैरह इसके बारे में काफी बहस वहां पे है। तो वहां पे मैं फिर से एक बार इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जिन लोगों के अनुसार केवल व्याधि जन्म संप्राप्ति है, उनके हिसाब में दोषो व्यापार ये रोगोत्पादक हेतु है, तो उसका समावेश रोगोत्पादक हेतु में निदान में ही हो जाएगा। संप्राप्ति का मतलब सिर्फ व्याधि जन्म हुआ इसलिए उसका ज्ञान हुआ। कोलटकर सर कहा करते थे कि राम जन्मला सत्य राम जन्मला, इसमें राम का जन्म हुआ और उसके बारे में अब पता चला हमें कि हाँ ये राम का चरित्र इस प्रकार का है वगैरह। तो राम का जन्म होना ये राम के ज्ञान का कारण है या नहीं है? वो है। लेकिन सिर्फ जन्म ये व्याधि का कारण, ये कैसा हो सकता है ना, उसको इतना महत्व क्यों दिया गया? तो उसके बारे में थोड़ा गहराई में जाकर सोचेंगे। हाँ, तो ऐसा है कि सत्कार्यवाद और आरंभवाद ये दो परस्पर विपरीत इस प्रकार के, विरुद्ध इस प्रकार के वाद है। सत्कार्यवाद जो कहता है कारणम सत, कार्यम सत, सॉरी, कि कारण में कार्य सत है, कारण में कार्य उपस्थित है इस प्रकार। असद करणाद उपादान करणात् सर्वसंभव भावात् शक्त से शक्य करणात् कारण भावार्थ सत्कार्य, इस प्रकार से जो प्रख्यात कारिका है सांख्य कारिका। तो रोग आखिर क्या है? तो दोषों का ही एक परिणत रूप है। दोषों में ही कुछ बदलाव आते हैं और एक विशिष्ट प्रकार का लक्षण समुच्चय दिखाई देता है। तो हम उसको रोग कहते हैं। ये वास्तव में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि ये रोग है इसको दिखाएंगे और उसको मारेंगे वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये सवाल ही नहीं उठता क्योंकि ये किसी प्रकार से दिखाने लायक वस्तु है ही नहीं। जैसे अक्षांश रेखांश बताते हैं, ये हमारे समझने के लिए ये बताए गए, वास्तव में ऐसे कुछ दिखते नहीं है। फिर भी अगर हम किसी पोजीशन का एग्जैक्ट पता लगाना चाहते हैं तो उसके अक्षांश रेखांश क्या है इसके बारे में पता होना जरूरी होगा। उसी तरीके से ये जो सामने मेरे मरीज बैठा है, उसकी क्या अवस्था है या उसकी क्या बीमारी है, उसकी क्या व्याधि है, ये समझने के लिए ये बुद्धिस्तीकृत पदार्थ है इस प्रकार का, कि जो भी परिवर्तन दोषों में इस प्रकार से आएगा या दोष दूष समूर्छना बनकर जो भी कुछ नए सामने आएंगे,
नई चीजें सामने आएंगी। तो इसको हम जोरम कहते हैं, इसको अतिसार कहते हैं, इसको रक्तपित्त कहते हैं वगैरह, इसका कुछ नामाभिधान इसको दे दिया उस पर्टिकुलर दोषों की अवस्थाओं को। अब ये सत्कार्यवाद से देखा जाए तो दोषों से उत्पन्न होने वाला है, दोषों की एक विशिष्ट परिणत अवस्था है। तो केवल दोषों की चिकित्सा करते हुए कारण नाशात कार्य नाशा, कारण का नाश हो जाए तो कार्य का भी नाश हो जाएगा। जैसे कि तंतु का नाश हो जाएगा तो पट का नाश हो जाएगा, मृत्तिका का नाश हो जाएगा तो घट का नाश हो जाएगा। ये जैसे है उसी प्रकार से अगर दोष कारण है और व्याधि कार्य है उसका, तो दोषों का अगर हम नाश करते हैं किसी भी तरीके से, उनको निकाल देते हैं पंचकर्म करके, शुद्धि करते हैं, उनका शमन करते हैं, जो बढ़े हुए हैं उनको प्राकृतिक स्थिति में लाते हैं तो फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं, व्याधि अपने आप मिट जाएगा और दोषों को ही हम देखेंगे इस प्रकार से। तो ऐसा अगर आयुर्वेद होता तो आयुर्वेद बहुत आसान होता। बाकी कुछ करना ही नहीं, दोषों के स्थान क्या है, दोषों के गुण क्या है, कर्म कर्म क्या है, किससे बढ़ते हैं किससे कम होते हैं वगैरह वगैरह, दृष्टि किससे होती है, हाँ, ये सब देखो। और फिर दोषोपक्रमणीय अध्याय जो है वही भली भांति प्रयोग में लाओ। वात का है तो वात से उपक्रम स्वेद वगैरह जो है वो बताओ करो। पित्त का है तो पित्त की चिकित्सा करो, कफ का है तो कफ की चिकित्सा करो। ये इतने सारे व्याधि बताना, उनके प्रकार, उनकी अवस्थाएं, उनकी साध्यासाध्यता, ये झमेला क्यों चाहिए हमें? अगर सत्कार्यवाद से काम बनता है और कारण को समझकर कार्य को समझ पाते हैं, क्या ये दोषों की इस प्रकार की संगठन हुई, ये दो दोष इकट्ठा, ये तीन दोष इकट्ठा है, इसने ये धातुओं से या दोषों से कुछ समूर्छना उनकी हो गई और फिर इस प्रकार के लक्षण निर्माण हुए जो इसको हम ये व्याधि इस प्रकार का कह रहे हैं। फिर भी आगे करना क्या है, तो दोष किस प्राकृतिक स्थिति कैसे निर्माण हो उसके बारे में प्रयास करना है। तो दोषोपकर्म से बात चलाएंगे, धातुओं में जो स्थित है उसके लिए रसायन चिकित्सा से काम चलाएंगे, और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं इसके पास। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर ऐसा होता, केवल सत्कार्यवाद के आधार पर हमारा काम हो जाता, तो सिर्फ त्रिदोष सिद्धांत विस्तार से कहना और दोष कैसे बिगड़ते हैं और उनको कैसे सुधारना है, इतना ही हमारे लिए काफी हो जाता, बाकी कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। ये इतने सारे रोग बताए गए हैं, उनकी संप्राप्ति बताई है, उनकी प्रकार, उनकी अवस्थाएं वगैरह वगैरह सब बताया गया है, और उसका मुताबिक चिकित्सा भी भिन्न भिन्न इस प्रकार। तो ये सब करने की जरूरी थी नहीं, केवल वो दोषोपक्रम भली भांति करो और उसका इस्तेमाल करो, बस ये काम काफी हो जाता। तो ऐसा नहीं है। हाँ, केवल सत्कार्यवाद से हमारा काम नहीं होता है, ये सबसे अहम चीज है। तो फिर दूसरा वाद कौन सा है? आरंभवाद, जो न्याय विशेषण का है कि कारण से कार्य भिन्न है। हाँ, और वो काफी उसके लिए उदाहरण देते हैं कि अगर तंतु से पट भिन्न नहीं है तो जो पट के कार्य है वो तंतु करवा लेंगे ना। अगर हमें कुछ कंबल बनाना है तंतुओं से और वस्त्र बनाना है और उसको अपने शरीर पे ओढ़ना है, तो तंतुओं को ही ओढ़ो ना। वस्त्र बनाने की क्या आवश्यकता है? मृत्तिका ही ले लो, उसमें पानी का संचय करो, मटका बनाने की क्या आवश्यकता है? तो कार्य कारण से भिन्न होता है, ऐसा उनका कहना। कार्य कारणयोः भेदः, कार्य कारणयोः अभेदः, ये सत्कार्यवाद का कहना, और कार्य कारणयोः भेदः ये आरंभवाद का कहना। और वैसे देखा जाए, हाँ,
आधुनिक केमिस्ट्री में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग इस प्रकार के हैं, और दोनों इकट्ठा आकर H2O जो वाटर बनता है वो काफी अलग ही है। ना कि उसमें हाइड्रोजन के गुणधर्म है, ना कि ऑक्सीजन के गुणधर्म है। अब इसके बारे में किसी को भी संदेह नहीं है कि पानी H2O है। कैसे बना, क्या बना, ये अलग चीज है, लेकिन पानी के गुणधर्म कहीं भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलने वाले इस प्रकार से नहीं है। और यही सिलसिला बहुत सारे द्रव्यों के बारे में है, कार्य द्रव्यों के बारे में है। और उसमें भी ये बता सकते हैं कि वो कारण के अनुरूप होंगे ऐसा भी नहीं है। कारण के अनुरूप होना जरूरी है वास्तव में, लेकिन कार्य कारण से विपरीत विसदृश इस प्रकार का भी हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बारे में बता सकते हैं। वैसे ही दूध और फल इकट्ठा करेंगे, वो कार्य कुछ अलग ही होगा। ना ही दूध का कार्य होगा, ना ही फल का कार्य होगा। दोनों मिलाकर कुछ अलग ही कार्य निर्माण करेंगे, तो कार्य अलग ही होगा, विरुद्धाहार कहला जाएगा इस प्रकार से। तो इस तरीके से अगर कार्य कारण से अलग है तो वो प्रिंसिपल यहाँ भी लगाएंगे कि दोष कारण है और व्याधि कार्य है। ये व्याधि रूप कार्य है, वो दोषों से अलग है। तो ये अलग है, ये अगर मान दिया तो संप्राप्ति का महत्व स्पष्ट होता है। कि जब हम कहेंगे कि व्याधि जन्म हुआ, संप्राप्ति हुई, किसी रोग की संप्राप्ति हुई, तो अब सब हमें समझ लेना है कि अभी दोषाधिकार खत्म हो गया, व्याधिधिकार शुरू हो गया। अब दोष की चिकित्सा करने से ज्यादा फायदा नहीं है। व्याधि में भी दोष का प्राधान्य रहेगा और दोनों की विपरीत चिकित्सा करने की भी आवश्यकता पड़ेगी। कुछ जो कारण बताए गए हैं वो दोष हेतु बताए गए हैं, कुछ व्याधि हेतु बताए गए हैं। अब दोषों के बिना निज व्याधि तो होता नहीं है। सिर्फ आगंतु व्याधि में ये पॉसिबल है कि डायरेक्ट व्याधि का निर्माण हुआ, इस प्रकार से अस्थिभंग हो गए। लेकिन निज रोगों में जब हम बात करते हैं तो उसमें दोषों के बगैर व्याधि नहीं हो। फिर भी जो कारण रहेंगे वो दोषों को निर्माण करते समय ही सीधे व्याधि को भी निर्माण करने वाले इस प्रकार के भी रहेंगे। अब मृदभक्षण जो है पांडु का कारण बताया गया है, कषाय मारुतम पित्तम उषरा मधुरा कफम। ये जो रस के अनुसार किस प्रकार की मिट्टी से किस प्रकार के दोष का प्रकोप होता है ये दिया है। फिर भी उस दोष प्रकोप से उत्पन्न होने वाला व्याधि पांडु ही है, ये इसमें खासियत है। तो वास्तव में ये उभय हेतु इस प्रकार का बन जाता है, और केवल व्याधि हेतु कोई हो सकता है क्या, ये थोड़ा संभ्रम रहेगा। तो आगंतुक के बारे में केवल व्याधि हो सकता है, उसमें बाद में दोषों का प्रकोप वहां पे हो जाता है, पहले व्याधि जन्म होता है। तो संप्रहार वगैरह कारणों से जब व्याधि निर्माण होगा वो डायरेक्टली व्याधि हेतु कहा जाएगा। लेकिन निज रोगों में दोष पूर्वक ही व्याधि का जन्म होगा, ऐसा। तो जब तक पूर्व रूपावस्था होती है, संचयन प्रकोपंच प्रसरम स्थान संश्रय, तो स्थान संश्रय में ये पूर्व रूप कहा जाता है। यहाँ का सब व्यापार संचय प्रकोप प्रसर और स्थान संश्रय, ये चारों अवस्थाएं दोष से संबद्ध है। और फिर व्याधि जन्म इस प्रकार का होता है, संप्राप्ति होती है। तो संप्राप्ति को इतना महत्व क्यों है? क्योंकि यह आरंभवाद है।
अब तक जो चल रहा था वो दोष के अनुसार चल रहा था। किन कारणों से दोष बिगड़े, कहाँ गए, कैसे पूर्व रूप निर्माण किए, यहाँ तक सब दोष व्यापार इस प्रकार का। और जैसे ही वैधि जन्म हुआ तो अभी वैद्याधिकार शुरू हो गया, चाहे वो ज्वर हो, रक्तपित्त हो, कास हो, राजक्षमा हो, कोई भी हो इस प्रकार का विकार। अब स्थिति ये बनती है कि अब दोषाधिकार से काम नहीं चलेगा, केवल दोष प्रत्यय की चिकित्सा करके काम नहीं चलेगा। तो फिर व्याधि के लिए जो चिकित्सा बताई गई है वो करनी पड़ेगी। तो इसलिए इन सभी व्याधियों का वर्णन, उनकी अवस्थाओं का वर्णन, उनकी साध्यासाध्यता का वर्णन, उनकी चिकित्सा का वर्णन, ये सब जो आया है वो आरंभवाद के कारण आया है। और ये वैशेषिकों का है, न्याय वैशेषिकों का है, और सत्कार्यवाद सांख्यों का है इस प्रकार से। अब ये दोनों परस्पर विभिन्न वाद हमारे दोष और व्याधि इनके संबंध में उपयोगी इस प्रकार के हैं। तो फिर व्याधि जन्म हुआ, ये विशेष घटना हुई, एक कार्य नया उत्पन्न हुआ जो दोषों से अलग इस प्रकार का है, दोष के कार्य एक अलग है। विसर्प में पित्त दोष प्रधान है। अब विसर्प जब निर्माण होगा और उसमें जो लक्षण दिखेंगे, पिटिका उत्पन्न होगी, दाह हो रहा है वगैरह, तो उसके आधार पर ये पित्त जो है, दाह है, तो पित्त जो है, तो पित्त की श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है? स्नेहपान करना है, घृत देना है। तो घृत दे देना चाहिए, ऐसा कोई सोचेगा तो ग्रंथकार रोक बता देते हैं कि स्नेहनम न तो आदावेव विसर्पेषु इतम लंघन और रूक्षण। शुरू में क्या करना है विसर्ग में? तो लंघन और रूक्षण करना है, और सिर्फ रूक्षण देना है बता के चेहरे नहीं, स्नेहनम न तो स्नेहन नहीं देना है, उसका निर्धार पूर्वक विरोध किया है। अगर घृत पित्त की अच्छी दवा है तो विसर्प में घृतपान शुरू में क्यों नहीं आया? तो इसका मतलब है कि ये पित्त नहीं है, अभी ये विसर्प है। पित्त का ही परिणत रूप है जो विसर्प नाम की व्याधि से बताया जाता है, और उसका चिकित्सा सूत्र अलग है। ये विसर्प को ट्रीट करना है, पित्त को नहीं ट्रीट करना है हम। शुरू में इस प्रकार से होने के बाद कि पित्त अलग, पित्त से व्याधि अलग इस प्रकार का हो गया, तो व्याधि की चिकित्सा करनी पड़ेगी। बाद में उसको स्नेहपान देना है। न घृतम देयम यज्ञ स्यात् विरेचनम, जो विरेचन नहीं करने वाला इस प्रकार का घृत नहीं देना है उसके आगे, इस प्रकार से बताया गया। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि पित्त दोष की जो चिकित्सा घृतपान वगैरह जो है वो यहाँ पे लागू नहीं है, बल्कि कॉन्ट्राडिक्टरी है, विरोधी है इसमें। पूर्व रूप पण वेगवेगळे असतात, फक्त दोषामुळेच असेल तर जनरलाइज राहिले असते। रूप अलग है, पूर्व रूप दोषों के ही संबंध है। पूर्व रूपावस्था तक दोषाधिकार है, पूर्व रूपावस्था जब खत्म होगी, संप्राप्ति होगी, व्याधि जन्म हुआ तो रूपावस्था है। इसमें समय का अंतर बहुत ही कम है, तो पता नहीं चलता कि पूर्व रूपावस्था कब खत्म हुई और रोगावस्था, रूपावस्था कब शुरू हुई, इस प्रकार। ये मैं समझा नहीं। पूर्व रूपावस्था तक सिर्फ दोषों के जरिए है, ये थोड़ा ब्रिजिंग है पूर्व रूपावस्था, क्योंकि पूर्व रूप का मतलब ही किसी व्याधि का निर्माण होने वाला है, ये बताने की कोशिश। स्थान ये जो संचय, प्रकोप, प्रसर, इन तीन अवस्थाओं में दोष का ही सब व्यापार है, इसमें कोई संदेह नहीं। जब ये स्थान संश्रय करेंगे, किसी एक स्थान को पकड़ लेंगे, तब ये शुरुआत होने वाली है किसी व्याधि की, रोग की शुरुआत होने वाली है।
इस प्रकार से आमाशयस्त हत्वाग्नि सामा मार्गान्विता है वगैरह वगैरह, आमाशय में दोष आ गए और फिर उसके जरिए कुछ क्षय रूप नसते रूप कैसा होगा, क्षय के लक्षण होंगे। तुम रूप, ये व्याधि से संबद्ध है, लक्षण हो सकते हैं दोषों के, उसमें कोई संदेह नहीं है, उसको रूप नहीं कहते। रूप ये शब्द केवल व्याधि के लिए ही दिया जाता है। अभी स्रोतो दृष्टि लक्षण वगैरह ये भी सब दिखते हैं, उनको हम रूप नहीं मानेंगे, ये केवल लक्षण रहेगा। लक्षण कोश में रूप और लक्षण अलग अलग है। साइन दी गई है लक्षण को और रू साइन दी गई है रूप को, इस प्रकार से, क्योंकि रूप व्याधि से संबद्ध है और केवल वहीं पे रूप इस चिन्ह का प्रयोग आएगा। बाकी जो भी है उन सभी को लक्षण से ले लिया है, उनको ये नहीं लिया रूप शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो ये बात निश्चित कर लो कि स्थान संश्रय तक जो व्यापार है वो दोषों का व्यापार है। फिर व्याधि जन्म होता है और व्याधि जन्म हुआ यानी कि संप्राप्ति हुई, और फिर संप्राप्ति के बाद रूप निर्माण होंगे, व्याधि के लक्षण जो उसके कार्य है, व्याधि के कार्य, व्याधि कारण है और वो कार्य है, इस प्रकार से। तो आगे चलकर जो लक्षण निर्माण होंगे वो व्याधि के होंगे। हाँ। अब व्याधि की चिकित्सा हमने कर दी, रोग की चिकित्सा कर दी। हाँ। उस चिकित्सा के बाद रोग मिट गया लेकिन दोष मिटे नहीं, ये पॉसिबल है। दोषः स्वतः क्रियांतरेण वा निवर्तते, दोष अपने आप चला जाता है या उसके लिए कुछ चिकित्सा करनी पड़ती है। वो चिकित्सा होने के बाद जब दोष निकल जाएगा तो वो दोष प्रत्यनी की चिकित्सा उसके लिए फायदेमंद, इस प्रकार की, और फिर से ये व्याध्यधिकार से दोषाधिकार में आ जाए, या कुछ समय के लिए व्याधि और दोष दोनों का कार्य दिखाई देगा। जब हम वातज ज्वर कहते हैं तो ज्वर व्याधि है और वात दोष है। तो ये जो अवस्था है दोष और व्याधि, इन दोनों को साथ में लेकर चलने की अवस्था, उन दोनों का विचार करने की आवश्यकता। इसलिए वातज ज्वर में एक बात आए है, वो पित्तज ज्वर में, कफज ज्वर में नहीं आएंगे या सामान्य ज्वर में नहीं दिए जाएंगे, वो केवल वातज ज्वर के लिए ही उपयोगी। ज्वर सामान्य से मुस्तापरपटकन ज्वर वगैरह ये बात आ सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, तो केवल व्याधि प्रत्यनिक इस प्रकार के। और वातज ज्वर के लिए ये दे दो, हाँ, ये जो रहेगा वो वात और ज्वर इन दोनों के हिसाब से दिया जाएगा। तो ये सभी खेल सत्कार्यवाद और आरंभवाद का, और मालूम नहीं कि व्याधि चिकित्सा के बाद दोष की चिकित्सा करे या दोनों साथ करे, ये कैसे निश्चित करे। एक्चुअली ग्रंथों का कहना जो है, एवं अन्यानपि व्याधि स्वनिदान विपर्य चिकित्सा, दूसरे रोगों को भी स्वनिदान विपर्य चिकित्सा, विपरीत चिकित्सा करे। सती तु अगर वो फिर भी टिक जाते हैं, उनका खात्मा नहीं होता है, हेतु विपर्य त्यक्त्वा यथायथं वैद्यो युञ्ज्यात् व्याधि, हेतु विपरीत चिकित्सा त्याग कर व्याधि विपरीत चिकित्सा करनी है। तो दोष अगर एक हेतु है तो दोष विपरीत चिकित्सा ही हेतु विपरीत चिकित्सा कही जाएगी। या जैसे कि दधी सेवन के बारे में मैंने ये आंवला वगैरह का प्रयोग करना, ये हेतु विपरीत चिकित्सा इस प्रकार की हो जाए। पूर्वरूप हा दोष व्यापार तरी दोष विशेषण अनधिष्ठित असे वर्णन, पूर्वरूप हा दोष व्यापार असणे दोष विशेषाचे ज्ञान होत नाही असे का। ये पहली अवस्था है, सामान्य पूर्वरूप और विशेष पूर्वरूप, ये अलग है, वो आगे आएगा, पूर्वरूप के व्यापार में आएगा। कि केवल ये व्याधि निर्माण हो रहा है ये बताने वाले जो है सामान्य पूर्वरूप, और विशेष पित्तान्नयन कफातन्न रुचिस्तथा, ये जो विशेष पूर्व रूप है वो बाद में बताऊं।
लिंगम अव्यक्तम अल्पत्वात् व्याधिनांत यथायथम, जो सामान्य पूर्व रूप है वो व्याधि का अल्प अव्यक्त इस प्रकार का लिंग है, लक्षण है। और तदेव व्यक्तता यातम रूपम इत्यभिधीयते, वही व्यक्त होने के बाद उसको रूप कहेंगे। इस अल्प या अव्यक्त पूर्व रूप से ईषद व्यक्त पूर्व रूप या विशेष पूर्व रूप ये निर्माण होगा, जो विशिष्ट दोष जनित व्याधि निर्माण हो रहा है ये बताएगा। तो इसमें भी काल दृष्टया अंतर बहुत कम है। तो दोष विशेषण अनधिष्ठितः ये सामान्य पूर्व रूप की अवस्था के हैसियत से लिखा गया है। हेतु सेवन झाल्या क्षणापासून व्याधी जन्म होईपर्यंतचा सर्व घटनाक्रम म्हणजे संप्राप्ति, की केवळ व्याधी जन्म म्हणजे संप्राप्ति। इसके दो अलग अलग व्याख्याएं की गई है। केवल व्याधि जन्म संप्राप्ति इस बात को लेकर अभी मैं बता रहा हूँ। यथा दुष्टेन दोषेण यथा चानु विसर्पता निर्वृतिराम, ये भी एक संप्राप्ति की व्याख्या है, और वो ज्यादा महत्वपूर्ण इस प्रकार की रहेगी, क्योंकि व्याधि ऐसे ही निर्माण नहीं होने वाला। दोष किस प्रकार से दुष्ट हुआ, कहाँ पे गया, और किस प्रकार से उसने व्याधि का जन्म किया, ये सभी बातें भी आवश्यक है। उसको केवल दोष व्यापार के रूप में निदान में पकड़े या चिकित्सा में संप्राप्ति में पकड़े, इतना ही भेद है। लेकिन ये समझना ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा कि पूर्व रूपावस्था तक दोषाधिकार ही है। संतान संशय की जो अवस्था है तब तक दोषाधिकार ही है। फिर संप्राप्ति होती है यानी कि वैधि जन्म होता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। कुछ लोगों का कहना है कि वहां तक का भी व्यापार संप्राप्ति में ही आएगा, तो उनके लिए स्थिति कर्तव्यता को रोगोत्पादक है निदान, ये व्याख्या उनके लिए संप्राप्ति का निदान की व्याख्या हो जाएगी। और यथा दृष्टि न दोषेण यथा शांति से पता निवृत्ति राम ऐसे ये संप्राप्ति की व्याख्या। तो ये जो मत प्रवाह भिन्न है कि केवल व्याधि जन्म संप्राप्ति या दोषित कर्तव्यता रूप उपलक्षित व्याधि जन्म संप्राप्ति, ये दोनों भी मत महत्वपूर्ण है। मुझे मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि केवल व्याधि जन्म को इतना महत्व क्यों दिया है। अगर दोषित कर्तव्यता रोग निदान में पकड़ते हैं तो केवल व्याधि जन्म हुआ और इसलिए वो व्याधि का ज्ञान का कारण बन गया, ऐसा क्यों बताते हैं? तो उसका मतलब ये है कि ये आरंभवाद, कार्य कारण से भिन्न है। दोषों के सहायता से व्याधि बना, लेकिन अब उसकी प्रॉपर्टीज अलग है, उसके रूप वगैरह सभी जो है अलग है, और उसको एक अलग एंटिटी हमें देखना चाहिए कि ये अलग एंटिटी है। इस प्रकार से प्रमेयामध्ये ते साध्या साधत्व महात्यत्वात वगैरे सांगितलेलं आहे, त्यावरून कधी हेतू विपरीत कधी व्यापारित हे समजू शकते का? ये तो निदान की हैसियत से कहा गया है। कि प्रमेय में जो साध्या साध्यत्व बताया गया उसमें समक्रियत्वात् मिशम क्रियत्वात् महात्यत्वात् च यथाक्रम भी बताया गया कि कवच प्रमेय में सम्यक क्रिया है, जो कफ को कम करने वाली है वही कवच प्रमेय को भी कम करने वाली। पित्तज और वातज इन दोनों में विषम क्रियत्व है। पित्त के लिए चिकित्सा अलग होगी, प्रमेय की चिकित्सा अलग होगी, वात के में भी ऐसा है। और ये कारण वातज प्रमेय में भी है, उसमें महात्यत्व और एक हेतु है कि ये बड़ा अत्यय निर्माण कर सकता है। तो इसलिए, लेकिन सभी रोगों में इस प्रकार से आता है, वातज पित्तज कफज ज्वर, वातज पित्तज कफज पांडु, सभी कास वगैरह वगैरह सभी में वातज पित्तज कफज इस प्रकार के भेद है ही। तो दोषों का जो अनुबंध है वो पूरी तरीके से टूटा नहीं है। दोषों ने व्याधियों का निर्माण किया और उनका भी बल चालू है, उनके भी हिसाब से कुछ प्रकार हुए हैं, उनके अनुसार कुछ लक्षण हुए हैं। इस प्रकार वातज ज्वर के लक्षण अलग, पित्तज ज्वर के लक्षण अलग वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो ये थोड़ा सा सत्कार्यवाद है कि व्याधि
इस हैसियत से देखा जाए तो आरंभवाद है। लेकिन वातज प्रमेह, वातज ज्वर, वातज कास वगैरह वगैरह बोलेंगे तो उसमें दोष का भी अनुबंध चालू है, और जो चिकित्सा देनी है वो उभय प्रत्यय नहीं देनी है। उसमें जो योग आएंगे, कफज प्रमेह के लिए आएंगे, वातज प्रमेह के लिए आएंगे, या फिर वातज कास के लिए, वातज ज्वर के लिए, वो दोनों के खिलाफ होंगे। उस व्याधि के भी खिलाफ होंगे और उस दोष के भी खिलाफ होंगे। तो ये दोष व्याधि प्रत्यनीक इस प्रकार की चिकित्सा हो जाएगी, जो प्रकारों के बारे में बताएगी। मुस्तापरपटकन ज्वर वगैरह वगैरह इस प्रकार की जो चिकित्सा रहेगी वो सामान्य व्याधि का प्रतिकार करने के लिए हो, वो व्याधि चिकित्सा हो। और सिर्फ दोषों की चिकित्सा भी हो सकती है, और दोष मिटने से व्याधि भी मिट सकता है, ये हेतु विपरीत चिकित्सा बताएगी। कारण नाशात कार्य नाशा, ये सत्कार्यवाद। तो ये बड़ा अजीब चक्कर है कि सत्कार्यवाद और आरंभवाद ये अपने एक दूसरे से अत्यंत विपरीत इस प्रकार के वाद है। दोनों अपना अपना समर्थन करते हैं कि ये सब जगत निर्माण हुआ, सृष्टि निर्माण हुई, वो तीन दोषों से, तीन गुणों से निर्माण हुई, सत्व रजस तमो से। या रोगों रूपी जो जगत निर्माण हुआ वो तीन दोषों से निर्माण हुआ, वात पित्त कफ। तो उसको भली भांति समझना है तो दोषों को भली भांति समझना है। ये सत्कार्यवाद है, दोषों के अनुसार हम व्याधि को समझ पाएंगे। ये सत्कार्यवाद है। लेकिन दोषाधिकार अलग है, व्याध्यधिकार अगर अलग है, तो केवल दोष को समझने से व्याधि नहीं समझेगा। कैंसर का मरीज है और कैंसर की संप्राप्ति जब तक हम समझते नहीं है, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स, इस सूत्र को अगर लेकर चलेंगे तो एबनॉर्मल सेल्स निर्माण होना ये एक अहम चीज है, और उसकी प्रोलिफरेटिव ग्रोथ होना ये एक दूसरी चीज है उसमें, कैंसर में। तो इस बात को नहीं समझेंगे तो इस कैंसर में पेन बहुत ज्यादा है तो वात का प्रकोप है, धातु क्षय से होगा या भावनारोग से होगा। सिर्फ इस बात से हमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं बता सकते। कुछ हद तक मिल सकती है, लेकिन जब तक ये कैंसर है, ये गुल्म है, ये शूल है, या और कुछ व्याधि है, उस प्रकार से उस व्याधि का अधिकरण हम नहीं पकड़ेंगे, तब तक केवल वातजनित शूल है करके उसमें कुछ वातनाशक शामक दे दो, बस शूल शांत हो जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा। एक मैंने बड़ा अजीब लेख देखा था वारे सर का, आयुर्वेद पत्रिका में, काफी पुरानी बात है। तो वेदना विजय परमौषध इस प्रकार का लिखा था, और उनका कहना था कि जो भी वेदना कम करने वाले, शुक्ल में दर्द करने वाले वगैरह सभी जो है वो सब इकट्ठा करें, और जब भी कोई मरीज इस प्रकार का आए तो उसको दे दे। उन्होंने दूसरा एक अजीब कॉम्बिनेशन किया था कि वातव व्याधि में जो है, तो ये वातव व्याधि अपतर्पण जन्य है, ये वातव व्याधि संतर्पण मार्गावरोध जन्य है, इस प्रकार से। उसमें कोई लॉजिक नहीं था। ये अपतर्पण जन्य क्यों है और ये संतर्पण जन्य क्यों है, इस प्रकार से, या मार्गावरोध जन्य क्यों है, सिर्फ नामावली देखती। खुद प्रैक्टिशनर नहीं थे तो कोई संबंध ही नहीं रहता कि ये सिर्फ लिखने की बात इस प्रकार की है। मैं जो मरीज देख रहा हूँ हर रोज, ये काफी मुश्किल होता है कि ये मार्गा और उदरजन्य है या धातु क्षय जन्य है, या दोनों है। कुछ हद तक ये भी है, कुछ हद तक वो भी है, इस प्रकार से। या शारीरिक स्तर पर मार्गावरोध जन्य है, मानसिक स्तर पर धातु क्षय जन्य है, या अपकर्पण जन्य है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। कैसे समझेंगे? हाँ, और कैसे ट्रीट करेंगे? तो केवल सत्कार्यवाद होता तो आयुर्वेद काफी आसान हो जाता, ये दिक्कत ही नहीं होती। ये इतने सब व्याधि को ध्यान में रखो, उनके रूप को ध्यान में रखो, साध्या साध्यत्व के बारे में निश्चय करो, ट्रीट करना है नहीं करना है वगैरह वगैरह सोचो,
ये करने की जरूरत ही नहीं रहती, सिर्फ दोषों को देखो बस, बाकी कुछ करना ही नहीं है। वातस्य उपग्रह स्नेह श्वेत संशोधन मृदु, ये सब भली भांति करते रहो तो कोई भी बीमारी हो ठीक हो जाएगी, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस प्रकार से। लेकिन ऐसा होता नहीं है। व्याधि निर्माण होना ये एक विशेष घटना है और उसको उसी भांति समझ लेना चाहिए कि ये अलग निर्माण हुआ है, सत्कार्यवाद नहीं है, आरंभवाद है, इस प्रकार से। और इसलिए हर व्याधि के लिए जिक्र करना पड़ेगा। और जो कैंसर जैसे नई बीमारियां हैं उसके बारे में भी जिक्र करना पड़ेगा कि ऐसे ही ट्रीट नहीं कर सकेंगे। अब हनीकॉम इस प्रकार का लंका स्ट्रक्चर लेके मर जा रहे हैं, नहीं नहीं, चाहे हमारे हिसाब में वो वातज कास जैसा दिखता है, लेकिन क्लासिकल वातज कास और हनीकॉम वाला कास, इसमें अंतर है, यह अलग व्याधि है। वातज कास की चिकित्सा उसमें उपयुक्त तो होगी, लेकिन उसकी एक अपनी खासियत होगी। जब एनाटॉमिकल विकृति हो जाती है तो समझ लेना है ये काफी गहरा हो गया, गंभीर हो गया इस प्रकार से। जहां तक दोषों का सवाल है, दोषों को ट्रीट करना है, वहां तक अच्छा है, ज्यादा तकलीफ नहीं है। लेकिन दोष और दूष इनकी समूर्छना इस तरीके की बन गई कि एनाटॉमिकल चेंजेस हो गए, कुछ ऐसे बदलाव आ रहे हैं जो एक्सरे में दिखते हैं, स्कैन में दिखते हैं इस प्रकार से। तो फिर ये समझ लेना है कि ये दोष दूष समूर्छना इतनी पक्की हो गई है कि अब जो लक्षण दिखा रहा है वातजकास जैसा, ये केवल वातजकास नहीं है। हमें उस हनीकॉम के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि ये क्यों निर्माण हो रहा है और उसका कारण क्या है, उसको दुरुस्त करने का उपाय क्या है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। भेद अवस्था बता सकते हैं कोविड-19 में लंग फाइब्रोसिस जो है, लेकिन ये अभी कोविड-19 की खासियत है। वैसे जिनमें माइल्ड सिम्टम्स है कोविड-19 में, बुखार है, कुछ गले में खराश वगैरह इस प्रकार की है, अशक्ति है, और सामान्य ज्वर की चिकित्सा से वो ठीक होते हैं, तो उसमें कोविड-19 के बारे में सोचना ये जरूरत नहीं पड़ेगा। जो टिपिकल कोविड-19 के पेशेंट्स है जिनमें ये लंग फाइब्रोसिस या और कुछ हो रहे हैं, उनके बारे में हमें कोविड-19 की चिकित्सा कैसे करनी है उसके बारे में गहराई में जाकर सोचना, यही चैलेंजिंग केसेस है। तो उसमें व्याधि का स्वरूप जानना बहुत जरूरी है, केवल दोषों के हिसाब से नहीं होगा। अब यही सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि व्याधि का स्वरूप कैसे जाने। एकमात्र तरीका रहता है कि नोन टू अननोन, जो बताए गए हैं हमारे ग्रंथों में, रोग बताए गए हैं, उनका स्वरूप हम भली भांति जान सकेंगे, उनकी संप्राप्ति कैसी होती है ये भली भांति समझ सकेंगे, तो शायद अभी के कारणों के अनुसार अभी के दोषों का प्रकोप कैसा होता है, उनका दूसरे से समूर्छना, उनकी दूसरे से समूर्छना कैसी होती है, और फिर लक्षण किस प्रकार के निर्माण होते हैं, या फिर इन्वेस्टिगेशंस में इस प्रकार के बदलाव आते हैं, एनाटॉमिकल चेंजेस दिखते हैं, पैथोलॉजिकल चेंजेस दिखते हैं इस प्रकार से, तो उस सभी को समझ लेना ये कैसा हो रहा है। ये इस व्याधि का तस्मात् विकार प्रकृति है अधिष्ठानांतराणि च बुद्ध्वा हेतु विशेषांश शीघ्र क्रियादुपक्रम, ये इतना बड़ा सूत्र है कि विकार की प्रकृति जानो, विकार का नेचर क्या है, उसका स्वभाव क्या है, ये जानो इस प्रकार से। तो काफी मुश्किल बात है, जो जिन रोगों के बारे में ग्रंथ में जिक्र है, जिन रोगों के बारे में काफी विस्तार से ग्रंथ में लिखा गया है, उनका भी स्वरूप समझना मुश्किल है, तो जिनके बारे में लिखा नहीं है उनके बारे में कैसे समझे। कैंसर वगैरह रोगों के बारे में, एड्स वगैरह रोगों
रोगों के बारे में जिनका स्वरूप स्पष्ट नहीं है, ग्रंथों में कुछ उसके बारे में कुछ नहीं है, कारण भी अलग है उसके। तो व्याधि जन्म होना इस अवस्था में ये एक अलग चीज है, एक महत्वपूर्ण चीज है। और ये आरंभवाद है। और कुछ हद तक हमने सत्कार्यवाद को अलग रखा, ठीक है दोषों से यह अवस्था आई, लेकिन ये अवस्था सिर्फ दोषों को ठीक करने से नहीं मिटने वाली, उसको व्याधिधिकार ही चाहिए, व्याधि के अनुसार ही उसका उपाय करना चाहिए। वेदावस्था में साध्यता तत्व विचार कर सकते हैं, उसके अलग मापदंड है। साध्यता तत्व तो लक्षणों के आधार पर है, इष्ट लक्षण है या नहीं है, ये भी चीज है। अवस्थाएं कौन सी है, दोष विगत नष्ट इस प्रकार की कुछ अवस्थाएं क्या, इसके आधार पर हमें सोचना पड़ेगा कि साध्य सत्य क्या है। केवल वेदावस्था है इसलिए ऐसा असाध्य हो गया, ऐसा नहीं बता सकते। हाउ टू ट्रीट anatomical abnormalities like as you said about honeycomb, ये कोई आकाश से नहीं गिरता है, शरीर में ही बनता है। तो जो चीज शरीर में बनती है वो किस तरीके से बनी ये पता चला, तो कारण को टालकर उसकी प्रोग्रेस रोक सकते हैं, ये पहली चीज है। और दूसरी चीज जो है वो हेतु विपरीत चिकित्सा करके उसको विपरीत करने का। और फिर भी अगर ये नहीं ठीक हो रहा तो व्याधि प्रत्यनी की चिकित्सा करने की आवश्यकता वहां पे होगी। और व्याधि प्रत्यनी कैसे ढूंढेंगे ये अलग चीज है। कि हनीकॉम्ब के लिए व्याधि प्रत्यनी क्या हो सकता है, इस प्रकार से जब मैंने देखा या सुना कि बागेवाड़ीकर सर पीछे पड़े हैं प्लेटिनम का भस्म बनाने, तो मुझे पता शुरू में नहीं चला कि वो प्लेटिनम के पीछे क्यों पड़ गए। प्लेटिनम तो हमारे हिसाब में कुछ बताया ही नहीं गया है उसके बारे में, मालूम ही नहीं है उसके बारे में, और सोने से भी ज्यादा महंगा इस प्रकार का धातु है। बाद में अभी देखते हैं तो पता चलता है कि एलोपैथी में केमोथेरेपी ड्रग्स प्लेटिनम के बेस पर बनी है। तो ये विचार शायद उनके मन में होगा कि एलोपैथी अगर इस प्रकार से प्लेटिनम से मेडिसिन बना सकती है जो कुछ परिणाम दिखाते हैं कैंसर सेल का खात्मा करने का, तो क्यों हम न बनाए प्लेटिनम का भस्म और उसका केमोथेरेपी जैसा प्रयोग कैंसर में करें। इस प्रकार से ये व्याधि प्रत्यनिक होगा। इस प्रकार से अगर आप कुछ एंटी कैंसर निकाल पाते हैं तो ये व्याधि प्रत्यनिक होगा। किस विचार से हम उसमें उतर आते हैं ये अलग चीज है। होम्योपैथी मध्ये प्लॅटिनम अवेलेबल आहे व स्वस्त आहे, अच्छी बात है, लेकिन होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर्स वो करते हैं नहीं करते हैं थोड़ा देखना पड़ेगा, कैंसर के बारे में पर्टिकुलरली। तो उनकी दृष्टि से उसकी कंडीशंस क्या है ये देखना पड़ेगा, वेदर उसमें कैंसर एक कंडीशन बताई गई है प्लैटिनम बेस जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन हो इस प्रकार से। लेकिन ये एक अहम सवाल इसमें रहता है कि एनाटॉमिकल एब्नॉर्मलिटीज एनोमली जो है वो भी मिट सकते हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे अग्नि की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती। पहले जो है आहार सुधार, जीवन शैली सुधार, नैसर्गिक आहार लेना आरंभ करो, नैसर्गिक जीवन शैली को फॉलो करो, तो उसमें जो आहार और रस बनेगा उससे जो रसादी धातु बनेंगे वो प्रॉपर बनेंगे। तो ये विकृत धातुओं की परंपरा खंडित हो जाएगी और अच्छे धातुओं की परंपरा निर्माण होती जाएगी। और हर सेल का नाश तो होने ही वाला है, हर सेल की अपनी अपनी आयु है। वो आयु खत्म होने के बाद उसकी जगह जो दूसरा सेल लेगा, नया सेल लेगा, वो अगर अच्छा होगा तो धीरे धीरे पूरी बॉडी बदलती जाएगी और ये एनाटॉमिकल चेंजेस भी चले जाएंगे। अभी सुनने में ऐसा लगता है कैसे पॉसिबल है, हम उसको मारेंगे नहीं, काटेंगे नहीं, या उसको रेडिएशन केमोथेरेपी के बजाय वो कैसे ठीक हो सकते हैं।
थियोरेटिकली ये बराबर है, हो सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। ये समय ज्यादा लेगा, उसमें कोई सवाल नहीं है, ज्यादा समय लगेगा ही उसमें। फिर भी ये पॉसिबल है कि एनाटॉमिकल चेंजेस भी रिवर्ट कर सकेंगे इस प्रकार से। और मानव सर के भी पास उदाहरण है, मेरे भी पास उदाहरण है। लिवर कैंसर का इस प्रकार का मरीज था, बायोप्सी नहीं की थी और ट्यूमर दिख रहा था, कामला हुई थी वगैरह ऐसा कुछ था। ट्रीटमेंट आरंभ की, हाँ वो सुधरता गया। और फिर अरुण पिंजरे के पास सोनोग्राफी की है, जो काफी जाने माने हैं सोनोग्राफी के लिए, सोनोलॉजिस्ट। तो हर महीने वो सोनोग्राफी करता था, वो पेशेंट की चाहत थी कि मैं हर महीने करूंगा इस प्रकार से। अब जब वो ट्यूमर पूरा खत्म हो गया, कुछ भी नहीं रहा ट्यूमर, नॉर्मल लिवर, नॉर्मल नॉर्मल लिवर, ऐसे बहुत महीनों तक वो करता रहा फिर भी। तो फिर किन्नर ने भी बता दिया अब मत करो, अब कुछ नहीं है, अब छोड़ दो, आप ठीक हो गए इस प्रकार से। कितने साल में अंदाजे मैक्सिमम सेल रिप्लेस होंगे पोषण के आधार पर? एलोपैथी का कहना है 7 बरस। 7 बरस में शरीर के सभी सेल बदल जाते हैं, ऐसा कहना है। और कैंसर के लिए 4.5-5 बरस कम से कम लगते हैं सेल ट्रांसफॉर्म होने के लिए, उतने ही बरस शायद लगेंगे फिर से रिवर्ट होने के लिए। मुख्यतः स्त्रियांसाठी येतात, मानसिक असेल तर वापरतात, लेकिन कॅन्सर में प्रयोग करके देखो। यासाठी रसायन चिकित्सा चालू ठेवली का प्रत्येक व्याधीमध्ये? ठेवावी का प्रत्येक व्याधीमध्ये? करावीच उसमें कोई संदेह नहीं है कि रसायन चिकित्सा करते रहे। क्षीरगुरुता अभ्यास और रसायन नाम, अगर देसी गाय की दूध और घी का प्रयोग करते रहेंगे तो भी रसायन होता रहेगा। और इसमें एक अहम चीज है कि आचार रसायन उसके साथ में होना जरूरी है। सत्यवादिनम अक्रोधम निवृत्तम मध्यम इथनाथ वगैरह ये जो बातें बताई गई है, नित्यं करुण वेदिनम वगैरह वगैरह, ये सभी चीजें करना जरूरी है। नहीं तो गुण ही रहते समुदिते प्रयुक्ते और रसायनम रसायन गुणान सर्वान इन सभी के साथ दूसरा कोई रसायन सेवन करते हैं तो उसके फल मिलते हैं, ये नहीं करेंगे तो उतने फल नहीं मिलेंगे उसको। तो ये भी बात ध्यान में रखनी जरूरी है। तो पूरे शरीर के सेल अगर रिप्लेस हो सकते हैं 7 बरस में, पूरे सेल रिप्लेस हो जाते हैं, ऐसा एलोपैथी का कहना है। फिर भी वो नहीं मानते कि नर्वस सेल्स रिपेयर होंगी, बताते कि नर्वस सेल रिपेयर होते ही नहीं है इस प्रकार से। वैसे ही आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी रिपेयर नहीं होते, निर्माण नहीं होते हैं, एक बार खत्म हो गए। अभी जुवेनाइल डायबिटीज जैसी समस्या में ऑटो इम्यून डिसीज है और अपनी प्रतिकारक क्षमता अपने ही सेल के खिलाफ काम कर रही है, तो इंसुलिन बनना ही बनेगा ही नहीं वगैरह वगैरह इस प्रकार का उनका कहना है। और इसीलिए जन्म भर उसको इंसुलिन लेते रहना पड़ेगा। मेरे हिसाब में हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं, और ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को पुनर्जीवित करेगा, ऐसा भी मुझे लगता है। तो रसायन चिकित्सा, अगर हम देसी गाय के दूध का प्रयोग इसमें करेंगे, केवल दूध पे मरीज को रखेंगे, तो मैंने काफी कैंसर मरीज को रखा है दूध के ऊपर, जिनको डायबिटीज भी है। और फिर जैसे ही दूध पे रहते हैं तो शुगर लेवल अपने आप नॉर्मल हो जाती है, दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती शुगर। जब फिर से हम खाना आरंभ करते हैं तो शुगर फिर से बढ़ सकती है, लेकिन उस समय में फिर इंसुलिन वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे दवाएं से काम चल जाता है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार शरीर में जो भी परिवर्तन आएंगे वो सभी रिवर्ट करने लायक। सिर्फ ये बात हो सकती है कि असाध्य अवस्था है, गंभीर अवस्था है, तो ये रिवर्जन होने के पहले ही मृत्यु हो जाएगी, तो आगे कुछ चांस ही नहीं रहेगा करने की। लेकिन अगर आदमी जीवित रहता है, 1.5 2 2.5 लीटर तक दूध पीता रहता है, तो कैंसर पेशेंट्स वैसे भी बच जाते हैं, अच्छे तरीके से जीते हैं, और संभावना है कि वो पूरा रिवर्ट हो जाए, कैंसर पूरा निकल जाए शरीर से।
ये काफी पॉसिबल है। तो यहाँ पे सत्कार्यवाद फिर से आता है कि जिस प्रकार का हम आहार सेवन कर रहे हैं, जिस प्रकार का हम रसायन वगैरह सेवन कर रहे हैं, तो उसके आधार पर रिवर्सल होगा फिर से, और एनाटॉमिकल चेंजेस भी रिवर्ट हो जाएंगे। If a patient of pancreatic cancer has अतिसार as a लक्षण, it becomes difficult to keep them on meat. ये ठीक है ना, ये तो दिक्कतें रहती ही है। तो शुंठी, सिद्ध दूध वगैरह वगैरह ऐसा कुछ करे, उससे भी नहीं होता है तो दूध कम करे, मुदगई उशलागा मंडा वगैरह शुरू में थे, धीरे धीरे दूध बढ़ाए, ये सब करना पड़ता है। मैं हर रोज कर रहा हूँ ये सब। तो दिक्कतें कुछ मरीजों में आती है, उसमें कोई संदेह नहीं है, कुछ मरीजों में इस प्रकार की दिक्कतें आती रहती है। लेकिन फिर भी उनको हम भली भांति सोचते हैं, उनके बारे में कुछ अच्छा विचार करके परिवर्तन करके करेंगे तो धीरे धीरे ये होगा। कहने का मतलब ये है कि दोष और व्याधि अलग है सबका आरंभवाद के अनुसार, और उनके अधिकार अलग है। दोनों का ओवरलैपिंग हो सकता है, ऐसा नहीं कह सकते ओवरलैपिंग बिल्कुल नहीं है। लेकिन जहां तक पूर्व रूपावस्था है, स्थान संशय है, वहां तक दोष का अधिकार है। उसके बाद व्याधि जन्म और फिर व्याधिधिकार शुरू होता है। व्याधिधिकार खत्म होने से फिर से दोषाधिकार शुरू हो सकता है, और ये सभी चीजें संप्राप्ति के हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो संप्राप्ति हमारे लिए एक अहम चीज है। जब हम किसी नए रोग के बारे में सोचने की कोशिश करेंगे तो संप्राप्ति क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे, और केवल व्याधि जन्म में नहीं मानता, संप्राप्ति में यथा दुष्टेन दोषेण यथा चांद विचरता निरुक्तिराम, इसको ही भली भांति समझ लेना है। वो अगर हम अच्छा समझ पाएंगे तो संप्राप्ति के बारे में या व्याधि के नए व्याधियों के बारे में सोच सकेंगे। गुरुवार को भी यही सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि अभी तक मैंने संप्राप्ति क्या है ये सत्कार्यवाद आरंभवाद ही बताया, दोष और व्याधि में भेद कैसा है यही बताने की कोशिश की। संप्राप्ति का स्वरूप क्या है और संप्राप्ति किस हिसाब से फायदेमंद है, ये एक अलग निदान की दृष्टि से, चिकित्सा के दृष्टि से तो इसने लिख दिया है मधुपर्तिका का, लेकिन निदान की दृष्टि से संप्राप्ति का कैसा महत्व है ये अगले गुरुवार को सोचेंगे। यहीं पे रुकते हैं। दिवसातून 15 ते 20 कप कॉफी प्यायचा, इतकी कॉलेजला असताना 4 वर्षात त्याला कॅन्सर आणि पॅनक्रियाज उत्पन्न झाला, तर तो नाही। तो कारणों का विचार करना पड़ेगा। कॉफी से क्या होता है? संप्राप्ति समग्र विचार व्याधि व्यक्ति दोनों का, समझा नहीं? संप्राप्ति के बारे में बोलेंगे सर, सत्कार्यवाद आणि अनुभवाद एक्सप्लेन कराल ना नेक्स्ट टाइम। मैंने सोचा था कि तुम समझ गई हो, ठीक है कोशिश करेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठुप्रतिष्ठान् श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यान व्यापार सोमवासरे अमावास्या वर्तते, सोमवासरे व्याख्यानं न भविष्यति, मंगलवासरे पुनरपि मिलिष्यामः। चरक सविता।